नमस्कार, मैं मनोज सर, आपका अपना YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं एक और सेशन लेके आया हूँ आपके लिए, और ये जो सेशन है ये खासा इम्पोर्टेंट होने वाला सेशन है, क्योंकि आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो काफी ज्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हुआ। और चर्चा करने से पहले निवेदन करेंगे कि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम देखेंगे, और खासकर आप भी वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब तक आप अंत तक नहीं बने रहेंगे तब तक बेहतरीन चीजें ना तो मिल पाएंगी और ना ही मजा आएगा पढ़ने में। मजा तब आता है जब वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं और अंत तक देखते हैं, तब ये समझ में आता है कि आज हमने कुछ पढ़ा। मोटिवेशन के नहीं, अभिप्रेरणा की आप बात करिए। क्या है ये अभिप्रेरणा? ठीक, नाम से स्पष्ट है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा यानी प्रेरणा एक प्रकार से। अभिप्रेरणा दरअसल हम किसी भी प्रकार से कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई मोटिव अवश्य होता है। स्टूडेंट्स, ये जो मोटिवेशन है ये आजकल, चूंकि आजकल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के समय में जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा आई, जो नए नए खोज मनोविज्ञान ने किया, उसमें सीखने यानी अधिगम की प्रक्रिया में मोटिवेशन को सबसे इंपॉर्टेंट माना, जबकि इसके पहले मोटिवेशन को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसमें जो है आजकल के जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मोटिवेशन को सबसे महत्वपूर्ण माना कि हम किसी भी प्रकार से यदि कोई कार्य करते हैं और कोई कार्य सीखते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी प्रकार की अभिप्रेरणा होती है जो हमें उस कार्य को करने के लिए तैयार करती है, या हम उस कार्य को करने में कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। तो ये मोटिवेशन दरअसल ये अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा में इसे क्या कहते हैं? मोटम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोटम कहते हैं। यानी लैटिन भाषा का शब्द ये मोटम से बना है, और मोटम का मतलब होता है मूव करना, या इसी को हम क्या कह लें? टू मूव कह लें, या फिर मोशन कह लें। ठीक है, मोटिव कह लें। यानी इन सब को मिला के अगर देखा जाए तो इसका मतलब है गति, कार्य करने की गति, या किसी भी प्रकार से कार्य करना, क्रिया करना, गति करना, या किसी भी प्रकार से प्रेरित करना। ठीक है, ये टू मूव या मूव, मोशन या मोटिव का मतलब होता है, जो लैटिन भाषा का शब्द मोटम से बना है। एक तो इंपॉर्टेंट यही आपका है ये कि मोटिवेशन किस शब्द से मिलकर बना, या अंग्रेजी के किस शब्द से
मोटिवेशन बना है तो लैटिन भाषा का शब्द मोटम से बना हुआ है। ठीक है, यहां तक चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन, इसमें कुछ इसकी जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। हमेशा मिल जाती है कि मोटिवेशन की परिभाषा क्या है। ठीक है, मोटिवेशन का कोई परिभाषा दे दिया तो उसके कथनकार के नाम पूछ देता है कि यह कथन किसका है या किसने कहा था या किसके अनुसार ये चीजें कही जाती। ठीक, तो मोटिवेशन की वो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मोटिवेशन की कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें हम पहली परिभाषा की बात करें तो मैकडोनाल्ड की बात कर रहे हैं। किसकी? मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने क्या कहा, देखिए, व्यक्ति के अंदर होने वाला, व्यक्ति के अंदर होने वाला, व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन, शक्ति परिवर्तन, व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरणा है। ठीक, यानी व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरणा है। ठीक, अभिप्रेरणा है। जो प्रभावात्मक आंदोलन, जो प्रभावात्मक आंदोलन, जो प्रभावात्मक आंदोलन और पूर्वानुमान, प्रभावात्मक आंदोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य, पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा होता है, अनुक्रियाओं द्वारा होता। ठीक, ये परिभाषा किसकी है? ये मैकडोनाल्ड ने कहा कि व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, जो प्रभावात्मक आंदोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा की हम बात कर लें। दूसरी परिभाषा गिलफोर्ड साहब की। गिलफोर्ड साहब ने क्या परिभाषा दिया? अभिप्रेरक एक विशेष आंतरिक कारक, विशेष आंतरिक कारक अथवा या स्थिति है, या स्थिति है, स्थिति है जो किसी क्रिया को, जो किसी क्रिया को, जो किसी क्रिया को शुरू करने या जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है, जो किसी क्रिया को शुरू करने या जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है, प्रवृत्ति रखता है। ठीक, ये चीज है। किसकी कथन है ये? गिलफोर्ड महोदय की। गिलफोर्ड कहते हैं कि अभिप्रेरक एक विशेष आंतरिक कारक या स्थिति है जो किसी क्रिया को शुरू करने या जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक, दूसरी परिभाषा इसको हम हटा दें। चलिए अब हम दूसरी परिभाषा की बात कर लें। तीसरी परिभाषा हमारी क्या है? तीसरी परिभाषा जेम्स ड्रेवर की है। जेम्स ड्रेवर ये क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रिया, अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है, भावात्मक क्रियात्मक कारक है
भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो कि चेतन अथवा अचेतन, जो कि चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति के व्यवहार के दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है। व्यवहार के दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है। ये आप साथ में नोट करते चलिए, चूंकि चीजें इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम वगैरह में मिल जाता है इस तरह से कि प्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो कि चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है। यह कथन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया कथन का, जिसमें एक जेम्स ड्रेवर का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो सही क्या होगा? वो जेम्स ड्रेवर सही होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आप नोट करते चलिए, तभी मजा आएगा। ठीक, अगली परिभाषा हम चौथी परिभाषा देखें। चौथी परिभाषा एटकिंसन की परिभाषा है। ये काफी अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं, इनका अक्षर मिल जाता है। एटकिंसन, ठीक, एटकिंसन के अनुसार प्रेरणा एक अथवा अधिक अभिप्रेरणा एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति में करने की प्रवृत्ति को उत्तेजित करता है। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है? एटकिंसन का प्रेरणा एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति के अंदर करने की प्रवृत्ति को उत्तेजित करता है। ठीक, ये परिभाषा। इसके बाद हम चलिए पांचवी परिभाषा की बात करें। पांचवी परिभाषा किसकी है? पांचवी परिभाषा आपको मॉर्गन व मुरे की मिलेगी। मॉर्गन व अन्य इन्होंने क्या कहा? प्रेरणा एक प्रेरक और कर्षण बल है। यानी अभिप्रेरणा एक प्रेरक व कर्षण बल है। प्रेरक व कर्षण बल है जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर लक्ष्य की ओर निरंतर ले जाता है। लक्ष्य की ओर निरंतर ले जाता है। ठीक है, ये कथन किसका है? मॉर्गन व अन्य का है कि अभिप्रेरणा एक प्रेरक व कर्षण बल है जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निरंतर ले जाता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूं। चलिए आगे देखते हैं छठवीं परिभाषा क्या है। छठवीं परिभाषा की बात हम कर लें। छठवीं परिभाषा स्किनर साहब की है। स्किनर ने क्या कहा? अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वोच्च, अच्छी परिभाषा है ये, अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है।
राजमार्ग या क्या है ये, स्वर्ण पथ है। ठीक है, ये कथन किसका है, स्किनर साहब का है। अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वोच्च, अधिगम का, अधिगम का सर्वोच्च, ठीक है, अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है, ये कथन बीएफ स्किनर का है। ठीक, छठी के बाद सातवीं परिभाषा देखिए। सातवीं परिभाषा सोरेनसन साहब की देख लीजिए। सोरेनसन क्या है, सोरेनसन क्या कहते हैं, प्रेरणा का अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा जाता है। ठीक है, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा जाता है, ये किसने कहा था, ये सोरेनसन ने कहा था। ठीक है, इसके बाद हम आठवीं बात किसकी कर लें, गुड साहब की कर लें। गुड साहब ने क्या कहा था, यानी अभिप्रेरणा किसी कार्य को अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। वह नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था, ये गुड साहब ने कहा था। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, ये कथन गुड साहब की है। और नौवीं परिभाषा है मैकडूगल साहब की। मैकडूगल साहब, मैकडूगल ने क्या कहा, अभिप्रेरणा की व्याख्या, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। मूल प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा आपके मैकडूगल साहब की। यानी मैकडूगल साहब ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। भाई आपने देखा कि मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता कौन है, तो मैकडूगल साहब है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता कौन है, तो मैकडूगल साहब है। और मैकडूगल साहब ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियों को बताया था, तो कुल 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। उन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्ति अभिप्रेरित होता है या व्यक्ति में संवेग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये 14 मूल प्रवृत्तियों की संकल्पना मैकडूगल साहब ने की थी और उनकी मान्यता है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुई चीजें, ये परिभाषा हमने क्लियर कर दिया। परिभाषा के बाद अब हम बात कर लें इसके टाइप्स की। चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स की बात कर लीजिए, यानी प्रकार। मूल प्रवृत्ति के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की, ठीक है, तो देखिए जब भी हम प्रकार की बात करें तो अभिप्रेरणा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार है इसका। पहला है जन्मजात अभिप्रेरणा, जन्मजात अभिप्रेरणा। दूसरा है अर्जित अभिप्रेरणा। ठीक है, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा।
अब आप तो समझ रहे होंगे कि जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होती है। यानी जन्मजात अभिप्रेरणा को देखिए, अगर देखा जाए तो ऐसी अभिप्रेरणा, ऐसा मोटिवेशन, ऐसी प्रेरणा जो व्यक्ति के जन्म से ही विद्यमान हो, जो उसके जन्म से ही वो चीजें दिखाई देती हों। ऐसा कोई मोटिव, ऐसा कोई प्रेरणा जो हमारे जन्म से ही हमें दिखाई दे, आपके जन्म से ही आप में दिखाई दे, तो वो क्या होती है, उसी को हम जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी ये जो जन्मजात अभिप्रेरणा है, इन्हें हम कई नामों से जानते हैं। ठीक है, यानी पहले को हम आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अभिप्रेरणा कहते हैं। प्राथमिक अभिप्रेरणा कहते हैं, या इसी को हम जैविक अभिप्रेरणा कहते हैं, या इसी को हम सकारात्मक कहते हैं, या इसी को हम अंतर्नोद कहते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द है अंतर्नोद। ठीक है, यानी ये जन्मजात अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, प्राथमिक अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा और अंतर्नोद अभिप्रेरणा। ठीक है, ये आपके जन्मजात अभिप्रेरणा के कई नाम है, कई तरीके से जन्मजात अभिप्रेरणा को जाना जाता है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा, प्राथमिक अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। यानी देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर, यानी हमारे अंदर कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो जाए, कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हो जाए जिससे हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए, ये हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है। यानी स्वतः स्वयं से किसी भी प्रकार का कोई विचार उत्पन्न हो जाए और हमें प्रेरित करने लगे कि आपको ये कार्य करना चाहिए, आपको वो कार्य करना चाहिए, ये क्या कहलाता है, ये एक प्रकार की आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। प्राथमिक अभिप्रेरणा यानी फर्स्ट मोटिवेशन, प्रथम रूप से हमारे अंदर उत्पन्न हुआ हो, या फिर जैविक अभिप्रेरणा। जैविक अभिप्रेरणा यानी जो बायोलॉजिकल हो। ठीक, ऐसा कोई मोटिवेशन जो बायोलॉजिकल हो, ऐसा कोई मोटिवेशन जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, या फिर अंतर्नोद। अंतर्नोद यानी एक प्रकार से जो हमारे अंदर उत्पन्न होता हो, जो हमको गतिमान करता हो, जो हमको चलाता हो, जो ड्राइव करता हो, क्या है वो, एक प्रकार से अंतर्नोद कहलाता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं। अर्जित अभिप्रेरणा यानी, अब अर्जित अभिप्रेरणा से तो स्पष्ट है, आप ऐसा मोटिवेशन, ऐसा प्रेरणा जिसका हम अर्जन करते हैं। अब अर्जन हम कहां से करते हैं, समाज से कर सकते हैं, व्यक्ति से कर सकते हैं, लोगों से कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिसका हम अर्जन करते हैं वो क्या कहलाता है, वो अर्जित अभिप्रेरणा कहलाता है। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं, द्वितीयक अभिप्रेरणा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अजैविक अभिप्रेरणा कहते हैं। अजैविक अभिप्रेरणा कहते हैं। उसी को हम नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक अभिप्रेरणा। सामाजिक चीजें स्पष्ट है। यानी बाह्य अभिप्रेरणा, द्वितीयक अभिप्रेरणा, अजैविक अभिप्रेरणा, नकारात्मक नेगेटिव प्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा, ये हमारी क्या है, इसी को हम अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं। देखिए, जन्मजात अभिप्रेरणा जो व्यक्ति के जन्म से ही विद्यमान हो, जैसे अगर हम इसकी बात कर लें तो भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र। ठीक, ये क्या है, ये आपका जो है एक जन्मजात अभिप्रेरणा है। भूख लगना, ऐसा नहीं है कि हमने समाज को देखा तब हमको भूख लगना प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं। यानी ये जन्मजात अभिप्रेरणा है, ये जन्म से ही हमें विद्यमान है। प्यास, नींद आना, किसी ने सिखाया नहीं कि भैया आप सो जाओ, किसी ने नहीं सिखाया। ये हमारे अंदर की एक शक्ति है, हमारे अंदर का एक मोटिव है
जो हमें जन्म से ही प्राप्त हुआ है और उसी के आधार पर हम क्रिया करते हैं। अर्जित प्रेरणा यानी अब समाज से जिसकी प्राप्ति हो सकती, अब समाज से जिसकी प्राप्ति क्या हो सकता है, अगर हम इसकी बात कर ले तो जैसे किसी भी प्रकार का कोई सम्मान ले लीजिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार ले लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई पद ले लीजिए, प्रतिष्ठा ले लीजिए, ठीक, ये क्या है, ये आपके एक अर्जित अभिप्रेरणा है। यानी आपने पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान ये समाज से आपने प्राप्त किया है, ये बाह्य कारक है। उसके यानी सम्मान की वजह से हम कोई कार्य कर रहे हैं, पुरस्कार की वजह से बच्चा कोई कार्य करना शुरू कर दे, प्रेरित हो जाए, उत्प्रेरित हो जाए, तो वह उसका क्या है, अर्जित प्रेरणा कहलाता है। ठीक है, तो ये तो दो प्रकार की प्रेरणा देखी गई। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखिए प्रकार की ही हम बात कर रहे हैं, अभी हम प्रकार की बात कर रहे हैं, चूंकि बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार बताए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ले मैस्लो नाम प्रेरणा, यानी अब्राहम मैस्लो नाम है इनका, अब्राहम मैस्लो की प्रेरणा। तो इन्होंने दो प्रकार दिया है प्रेरणा का, दो प्रकार इन्होंने स्वीकार किया है। पहले प्रकार को हम क्या कहते हैं, यानी जन्मजात प्रेरणा कहते हैं, और दूसरे को अर्जित प्रेरणा। ठीक है, एक जन्मजात प्रेरणा हो गया और एक अर्जित प्रेरणा हो गया। ये किसने कहा, ये अब्राहम मैस्लो ने कहा। दूसरी बात आप कर लीजिए थॉमसन महोदय की। थॉमसन ने भी प्रेरणा के कुल कितने प्रकार बताए, दो प्रकार बताए। इन्होंने भी प्रेरणा के दो प्रकार बताए। पहले को स्वाभाविक प्रेरणा कहा, स्वाभाविक प्रेरणा कहा, और दूसरे को कृत्रिम प्रेरणा कहा। क्या कहा है, कृत्रिम, यानी एक स्वाभाविक प्रेरणा है और एक कृत्रिम प्रेरणा है। ये किसने कहा, ये थॉमसन महोदय ने कहा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं गैरेट साहब। गैरेट साहब यानी इन्होंने कुल तीन प्रकार की प्रेरणा की बात की, तीन प्रकार की प्रेरणा की बात की है। पहले प्रेरणा को क्या कहा गया है, जैविक प्रेरणा। ठीक है, पहले प्रेरणा क्या है, जैविक अभिप्रेरणा। ठीक है, दूसरी को मनोवैज्ञानिक प्रेरणा कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, और तीसरा जो है, तीसरे को सामाजिक प्रेरणा, सामाजिक। ठीक है, ये गैरेट महोदय का मानना है कि प्रेरणा जो होती है वह तीन प्रकार की होती है। एक को जैविक प्रेरणा कहा जाता है, एक को मनोवैज्ञानिक, और एक को सामाजिक प्रेरणा कहा जाता है। गाइस, हम थोड़ा सा जान लें कि ये जो अब्राहम मैस्लो ने दो प्रकार की प्रेरणा बताई है वो क्या है। यानी उसमें एक जन्मजात प्रेरणा की आप बात कर लीजिए, जन्मजात प्रेरणा की बात कर लीजिए। ठीक है, जो जन्म से उसमें विद्यमान है, भूख, प्यास, नींद, ये उसके जन्मजात प्रेरणा है। एक अर्जित प्रेरणा यानी जिसका अर्जन समाज से किया है, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। ठीक है, और थॉमसन क्या कहते हैं, थॉमसन कहते हैं कि यह प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक प्रेरणा होती है, एक कृत्रिम प्रेरणा। स्वाभाविक प्रेरणा का मतलब व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा हो। ठीक है, तो वह स्वभाव से इस तरह से दिखाई दे रहा है, स्वभाव से वो प्रेरित हो रहा है। मीन्स आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो स्वाभाविक प्रेरणा कहलाती है। ठीक, और दूसरा कृत्रिम प्रेरणा, यानी किसी भी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल वस्तु हो, कोई थिंग्स, या किसी प्रकार का कोई खाद्य सामग्री हो, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान हो, जिसकी वजह से कार्य करना प्रारंभ कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कृत्रिम प्रेरणा कहलाता है। ठीक है, बात गैरेट की प्रेरणा की है।
ठीक है। अब देखिए गैरेट की अवप्रेरणा क्या है, एक चीज हम ये भी स्पष्ट कर दें आपको, तो इसको हम थोड़ा सा समाप्त कर दें, फिर हम आपको बताएं गैरेट की अवप्रेरणा क्या है। ठीक, देखिए ये भी लिख लीजिए। गैरेट की जो अवप्रेरणा है ये आपकी, जिसमें पहले को हम क्या कहते हैं, जैविक अभिप्रेरणा। ठीक है, जैविक अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, जैविक को हम दैहिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दैहिक अभिप्रेरणा। जैसे किसी भी प्रकार का कोई इमोशन यानी संवेग, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये आपकी एक दैहिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जो बच्चे में संवेग की उत्पत्ति होती है, अब संवेग ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को देख के हुई, ये एक आंतरिक प्रेरणा है। हम किसी व्यक्ति का कोई कार्य करना शुरू कर दें या किसी व्यक्ति के लिए सहयोग करना शुरू कर दें, तो ये हमारी क्या है, एक दैहिक प्रेरणा है। उसी को हम जैविक प्रेरणा या संवेग के रूप में मानते हैं। ठीक है, दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को हम मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है मूल प्रवृत्ति की अभिप्रेरणा। जैसे मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर अभिप्रेरणा की जाती हो। ठीक है, और ये आपका सामाजिक अभिप्रेरणा, यानी वही पद प्रतिष्ठा या सम्मान की बात कर लिया जाए, सम्मान की बात कर लिया जाए, पद प्रतिष्ठा की बात कर लिया जाए, तो ये क्या है, ये आपका एक प्रकार से सामाजिक अभिप्रेरणा है। ये गैरेट साहब का, तो क्लियर हो गया चीजें यहां तक। ठीक है, आगे चले हम। देखिए अब अगर हम बात करें अभिप्रेरणा जो है आपका मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, इसमें कुल मिला के 3 चीजें होती हैं, जिसको हम स्टेप के रूप में भी या सोपान के रूप में भी कह सकते हैं, या सोपान तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभिप्रेरणा में 3 तत्व का होना आवश्यक है। अभिप्रेरणा के तत्व की अगर हम बात कर लें तो 3 तत्व का होना आवश्यक है। अभिप्रेरणा यानी आप देखिए ये है आपका मोटिवेशन। ठीक, ये क्या है, ये मोटिवेशन है। अब इसमें एक आपका ये क्या है, एन हो गया। ठीक, दूसरे को हम क्या कहेंगे, आई कह लीजिए, और तीसरे को आप क्या कहेंगे, डी कह लीजिए। अब आप चीजें समझ रहे हैं मैं क्या कहना क्या चाहूँ। यन फॉर नीड, एन फॉर नीड, आई फॉर इंसेंटिव है, और डी फॉर ड्राइव है। यानी ये जो हम तत्व की बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन में इन तत्वों का होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले बात है नीड यानी आवश्यकता। ठीक, ये पहला तत्व है। दूसरा तत्व है चालक, या इसको हम क्या कहते हैं, अंतर्नोद। ठीक है, क्या है ये, ड्राइव है। ठीक है, और तीसरा है वो क्या है आपका इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, यानी जब आप किसी कार्य के लिए उत्तेजित हो जाते हैं तो दीपक प्रोत्साहन वो क्या होता है आपका, इस प्रकार से इंसेंटिव कहलाता है, यानी उद्दीपक या प्रोत्साहन। क्लियर, क्या है आपका इंसेंटिव है। ये जो चीजें हैं तत्व के रूप में देखा जा रहा है, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है अभिप्रेरणा का तत्व, जिसमें यानी अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो है वह मोटिवेशन प्राय अपने 3 तत्वों के आधार पर होता है। आवश्यकता, जब तक हमें किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम किसी भी प्रकार से कार्य करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, यानी
जब हमें किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हुई तभी हम कार्य करने के लिए तैयार होंगे, अदरवाइज तैयार नहीं होंगे। भाई आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले अगर हमको उस कार्य की आवश्यकता है, उस कार्य को करने की आवश्यकता है, तभी हम उस कार्य को करते हैं। समझ रहे हैं चीज को हम कहना क्या चाहते हैं? यानी हमारे हर कार्य के पीछे हमारी एक आवश्यकता होती है। अगर हमको भोजन की आवश्यकता है तभी हम भोजन की तलाश करते हैं। अगर भोजन पानी की आवश्यकता नहीं है तो हम भोजन पानी की तलाश नहीं करते हैं। ठीक, स्पष्ट हो गया। दूसरी चीज, चालक, अंतर्नोद, ड्राइवर। ये जो चालक है, चालक, अंतर्नोद, जो हमारे अंदर से हमको प्रेरित कर रहा है, जो हमको गतिमान कर रहा है, जो हमको चला रहा है। भाई चालक का मतलब ही होता है बस चलाने वाला, ड्राइव करने वाला व्यक्ति। तो हमें कौन ड्राइव कर रहा है? यानी प्यास, भूख, नींद, काम, मलमूत्र, ये हमको क्या करता है? ये चलाता है। मलमूत्र त्याग करना होता तभी वो हमको चलाएगा। भूख की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी, भूख लगेगी, तब वो हमको चलाएगा। ठीक है, तो ये चालक या अंतर्नोद होता है, जो हमको ड्राइव करता है, जो हमको गतिमान करता है। ठीक है, किस लिए गतिमान करता है? भैया भोजन की तलाश के लिए, पानी की तलाश के लिए। और उद्दीपक है ये, उद्दीपक यानी प्रोत्साहन, इंसेंटिव, यानी जब हमें भोजन मिल जाता है, जब हमें पानी मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रेरणा थी वो पूरी हो गई और हमारा जो चालक है वह न्यून होता जाएगा, वह कम होता चला जाएगा। हमारी गति को वो क्या करता है? वो कम करता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मोटिवेशन की चीजें चलती है। अब देखिए आगे चले। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की अपनी एक विधि होती है। और प्रेरणा की विधि की अगर हम बात करें, अभिप्रेरणा की अपनी एक विधि होती है। विधि क्या होती है? जैसे अगर हम बात कर लें कि अभिप्रेरणा, व्यक्ति अभिप्रेरित क्यों होता है, तो एक कथन है मार्शल का, यानी मार्शल महोदय क्या कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। यानी अभिप्रेरणा यह निश्चित करती है कि, अभिप्रेरणा यह निश्चित करती है कि, निश्चित करती है कि व्यक्ति कितनी देर तक तथा कितनी देर तक तथा कितना सीख सकता है। स्पष्ट क्या कह रहे हैं मास्टर साहब की? अभिप्रेरणा यह निश्चित करती है कि व्यक्ति कितनी देर तक सीख सकता है और कितना सीख सकता है। यानी आपका वो मोटिवेशन, आपको चाहे वो आंतरिक मोटिवेशन हो चाहे वो बाह्य मोटिवेशन हो, वह आपको यह कंफर्म करेगी कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, कि वीडियो में थोड़ी देर तक बने रहेंगे, कि पूरी वीडियो को देखेंगे। ये कौन निश्चित करता है? ये आपका अभिप्रेरणा निश्चित करती है, मोटिवेशन निश्चित करता है, जो आपके अंदर आंतरिक रूप से भी होती है और बाह्य रूप से भी होती है। ठीक, जो अर्जित होती है और जन्मजात होती है। ठीक है, देखिए प्रेरणा के आधार पर ही बालक सीखता है। ये तो आपको कंफर्म हो गया आप चीजें। यानी अगर हम इस चीज को कहें कि प्रेरणा के आधार पर ही बालक सीखता है, ठीक है, तो एक चीज तो कंफर्म है ये कि प्रेरणा ही वो चीज है, वो वस्तु है जिसके आधार पर हम आप सभी लोग सीखते हैं। कभी किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो वो किसके आधार पे? प्रेरणा के आधार पर मोटिवेशन। ठीक है, तो इसकी विधियां निम्न है, विधियों को भी हम देख लेते हैं। ठीक, विधियां में सबसे पहले बात आप रुचियों की कर लीजिए। रुचियों की, यानी
रुचियां एक प्रकार से प्रमुख है, मोटिवेशन का प्रमुख है, जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए आकर्षित करती है अपन। ठीक, तो वो रुचियां हो गई। दूसरा है सफलता, पहले लिख दें फिर हम बता देते हैं। सफलता। तीसरा है प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता। चौथा है सामूहिक कार्य। पांचवा है प्रशंसा। छठा है आवश्यकता का ज्ञान। आवश्यकता का ज्ञान। सातवां है परिणाम का ज्ञान। आठवां है खेल विधि का प्रयोग। नौवां है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य। और 10वां है कक्षा का वादा। ठीक है, ये तो आपकी क्या हुई, ये विधियां हैं गाइस, यानी रुचियां। रुचियों की आप बात कर लीजिए, इंटरेस्ट की बात कर लीजिए। जब आपके पास किसी भी कार्य को करने में रुचि होगी, इसका मतलब है कि वह कार्य आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तभी आप बड़ी तल्लीनता के साथ उसको करेंगे। तो रुचियों क्या होना आवश्यक है? सफलता। यदि आप सफल होते गए तो आपकी जो आंतरिक प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा, ये दोनों काम करती है और हमारे मनोबल को ऊंचा करती है। प्रतिद्वंदिता, किसी से प्रतिद्वंदिता हो कि अगला व्यक्ति सफल कैसे हो गया, अगर वह भी सफल हो गया तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी सफल हो सके। ये प्रतिद्वंदिता एक अच्छी चीज है। हम अगर किसी से कंपटीशन करते हैं कि वह सफल हो गया, हमें भी सफल होना है, उसने नौकरी पा ली, हमें भी नौकरी पानी है, उसने सीटेट पास कर लिया, आपका पास पड़ोस का व्यक्ति, नात रिश्तेदार, भाई बहन जो भी है, अगर उसने सीटेट पास कर लिया तो आपके पास भी इस तरह की प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए कि आप भी सीटेट को पास कीजिए। वाह, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर चाहे वो अर्जित हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी प्रकार से वो उत्प्रेरित हो सकता है। सामूहिक कार्य, कोई ऐसा सामूहिक कार्य हो, इसके आधार पर मोटिवेशन वर्क करता है। प्रशंसा, हम व्यक्ति की प्रशंसा करें तो भी व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। आवश्यकता का ज्ञान हो, भैया हमें नीड पता चले कि हाँ हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें इस चीज की आवश्यकता है। ठीक, परिणाम का ज्ञान हो, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसका ज्ञान हमें होना चाहिए कि हमने फेल हुआ, हम पास हुए, क्या हुए, उसके आधार पर भी मोटिव होता है। और कहीं कभी कभी खेल विधि भी है, हमको मोटिव देती है, मोटिवेशन लाती है। और कोई ऐसा सामाजिक कार्य हो, उस आधार पे भी हम मोटिवेटेड होते हैं। और कोई ऐसा कक्षा का वातावरण हो तो उसके आधार पे भी हम प्राय मोटिव होते हैं। ठीक, ये तो चीजें रही आपकी। यानी बात आप कर लीजिए कि जब व्यक्ति मोटिवेशन की उत्पत्ति करता है या मोटिवेशन का प्रयोग करता है तो उस दौरान इन विधियों का होना आवश्यक है। ठीक, चले आगे, बस थोड़ा सा और है, क्लास के सेशन का लास्ट है। हमारे जो स्टेप हैं हम उसकी बात करें, यानी किसके स्टेप हैं ये मोटिवेशन के स्टेप है। मोटिवेशन और प्रेरणा के स्टेप हैं। तो कुल कितने स्टेप होते हैं? कुल 5 स्टेप होते हैं। देखिए, पहला है शारीरिक जरूरत, ये पहला स्टेप कहलाता है। दूसरा स्टेप क्या कहता है? सुरक्षा की जरूरत। तीसरा स्टेप क्या कहलाता है? संबंध की जरूरत। चौथा स्टेप मोटिव क्या कहलाता है? आत्मसम्मान की जरूरत। और 5वां क्या कहलाता है?
प्रत्यक्षीकरण काबिले आत्मबोध की जरूरत। ठीक है, स्पष्ट हो गया ये चीजें। यानी मोटिवेशन के कुल 5 सोपान होते हैं। शारीरिक जरूरत होती है, सुरक्षा की जरूरत होती है, संबंध की जरूरत होती है, आत्मसम्मान की जरूरत और प्रत्यक्षीकरण की जरूरत है। ये हम आगे जरूर पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे। जब अब्राहम मैस्लो का जब सिद्धांत पढ़ेंगे, हम प्रेरणा के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीजें जरूर मिलेंगी आपको, है ना। तो थोड़ा सा हम इसके स्टेप को देख लें। कुल 5 स्टेप है। शारीरिक जरूरतें हैं व्यक्ति की, कुछ शारीरिक जरूरतें होती हैं, उसके आधार पे वो मोटिव होता है। ठीक, सुरक्षा की जरूरत होती है, यानी सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है, तब हम जो है तमाम प्रकार की क्रिया करते हैं। और संबंध की जरूरत होती है, यानी कभी आप संबंध की बात कर लीजिए तो रिलेशन के लिए भी प्राय जो है हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, और आत्मसम्मान के लिए और प्रत्यक्षीकरण या आत्मबोध के लिए भी हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रही। इसी से रिलेटेड अगले सेशन में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसमें बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन वो भी होगा, हमेशा एग्जाम में मिलता है। और ये मान लीजिए कि आज हमने जितना दिया उसमें से 1 नंबर तो हर हाल में कंफर्म है आपका। ठीक है, 1 नंबर तो आपका कंफर्म है, और हर बार के एग्जाम में आपके इससे प्रश्न जरूर मिलता है, यानी प्रेरणा से प्रश्न। और कल जो हम बताएंगे सिद्धांत, वह 2 नंबर का प्रश्न आपका होगा जो बिल्कुल कंफर्म होगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।